हेलो, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अपन अर्थमेटिक मीन जो है वो देख चुके थे। इस लेक्चर के अंदर देखेंगे जियोमेट्रिक मीन। अगर आपको सिंपल एवरेज लेना है तब तो आपका अरिथमेटिक मीन जो है वो बढ़िया है। मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के जैसा है, सरल ब्याज जैसा होता है ना वैसा। और जियोमेट्रिक मीन जो है वो जैसे आप प्रोग्रेसिव एवरेज कह सकते हो। अगर आपको प्रोग्रेसिव एवरेज लेना है तो आप क्या लीजिए, जियोमेट्रिक मीन लीजिए। ये किसके जैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा। अब सर बताइए क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर आप 1000 रुपये जमा करवाओगे, पहले साल ब्याज कितना मिल रहा है, अगर 10% है तो 10% 100 रुपये, दूसरे साल कितना 100 रुपये, तीसरे साल कितना 100 रुपये। यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू जो वो ओरिजिनल वैल्यू पे ही डिपेंडेंट है, जबकि यहीं पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट है अगर आपका 10%, ये अगर आपका सिंपल है तो। अगर कंपाउंड होता तो क्या होता, 1000 पे पहले साल कितना मिलता 100 रुपये, दूसरे साल पे कितना मिलता 1000 और 100 टोटल 1100 पे मिलता और 110 मिलता, फिर कितना हो जाता, ये 1210 हो जाता, 1210 पे कितना मिलता 121। तो यहाँ पर क्या होती है, कंपाउंडिंग होती है, चक्र जो है वो घूमता है, जैसे ही एक सर्कल पूरा होता है फिर जो ब्याज का कंपोनेंट है उसके ऊपर भी जो है वो अमाउंट जो वो ऐड होता है। इस तरीके से कंपाउंडिंग होती है। या फिर आप पॉपुलेशन के मामले में देखिए, समझिएगा, एक पॉपुलेशन 1 लाख थी, अब उसमें 10 साल में 10,000 बढ़े। अब पॉपुलेशन 1,10,000 पे बढ़ेगी या 1 लाख पे बढ़ेगी? सर जाहिर सी बात है 1,10,000 पे, क्योंकि ये 1 लाख और ये 10,000 और 1,10,000, अब 1,10,000 जो वो पॉपुलेशन बढ़ाने में लगे हुए, जबकि पहले 1 लाख ही लगे हुए थे। तो अब जो बढ़ेगी वो पॉपुलेशन किसके हिसाब से बढ़ेगी, 1,10,000 पे। समझ पा रहे हैं बात? तो यहाँ पर क्या होता है, हमें यूँ देखने में तो नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे वेट जो वो क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। ये जो 10,000 एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो भी क्या हो जाएंगी, एक तरीके से वेट है जो बढ़ा देंगे। क्लियर है? जैसे आपसे पूछा गया कि भाई पहले साल अगर 10% ब्याज मिला, दूसरे साल 12% ब्याज मिला और तीसरे साल 18% ब्याज मिला, तो बताओ तीसरे साल के एंड पे वैल्यू क्या होगी? तो कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? अभी इस क्लास से रिलेटेड डाउट हो तो वो आप पूछिएगा। 10%, क्योंकि फिर बातों में यूँ ही क्लास अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। 10%, और ये डाउट पूछने के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं और ऐप का चैट बॉक्स भी है और टीम सीए के व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं। पहले साल 10%, दूसरे साल 12% और तीसरे साल 18% ये ब्याज है। तो बताइए पैसा कितना होगा? तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r। अगर रेट कॉमन होती है तो सीधा टी लगाते हैं, बाकी नहीं तो यहाँ पर अलग अलग है तो 1+r की पावर और 1+r। तो हम क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई जैसे 1000 रुपये जमा करवाए तो पहले साल 1.10, दूसरे साल 1.12, तीसरे साल 1.18। सर ये 1.1 कैसे आया? 1 प्लस रेट करोगे मतलब क्या है, जैसे 10% है तो 10% का साइन हटाते हैं तो डिवाइड में 100 लगाते हैं। इनका लसब ले लिया 100, ये आ गया 1 का भाग 1/1 है तो 100 + 10, ये 110/100, ये कितना हो गया 1.1। क्लियर है? तो ये इस तरीके से इसकी क्या की जाती है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इसका मतलब समझिएगा, 1000 × 1.1 मतलब कितना हो गया 1100।
क्लियर है। फिर क्या हो गया 1100 इंटू 1.12 इंटू, एक बार मैं आपको थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा शुरुआत के अंदर ट्रिकी लगता है, लेकिन फिर ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1100 इंटू 1.12 कितना होगा ये 1232, 1232 इंटू 1.18, तो ये कितना हो जाएगा 1232 इंटू 1.18, ये कितना हो जाएगा 1453। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात, कितना हो जाएगा 1453 रुपये। तो ये इस तरीके से चलता है। अब समझिएगा, पहले साल ब्याज कितने पे मिला है 1000 पे 10% के हिसाब से, दूसरे साल ब्याज कितने पे मिल रहा है 1100 पे 1.12 के हिसाब से, तीसरे साल कितने पे मिल रहा है 1232 पे। तो यहाँ सीधा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल जो एवरेज है वो सही नहीं रहता है। तो जहाँ प्रोग्रेसिव होता है, जहाँ पर सीक्वेंस वाइज बढ़ता रहता है, उस केस के अंदर, जहाँ कंपाउंडिंग होता है उस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, जियोमेट्रिक मीन जो है वो यूज करना चाहिए। वहाँ पर क्या करना चाहिए, जियोमेट्रिक मीन यूज करना चाहिए। वहाँ पर क्या करना चाहिए, जियोमेट्रिक मीन जो वो इस्तेमाल करना चाहिए। अब समझिएगा जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या करते हैं, जैसे अगर इसी का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं 1.10 प्लस 1.12 प्लस 1.18 डिवाइड बाय 3 कितना कर लेते हैं 1.10 प्लस 1.12 प्लस 1.18 कितना हो जाता 3.4 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाता 1.133। लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर इनको प्लस करके एवरेज करना सही नहीं है, जबकि एक्चुअल में क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हुए। क्यों, क्योंकि वैल्यू धीरे धीरे जैसे बढ़ रही है तो आगे फिर पूरी वैल्यू पे जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये वाला एवरेज ज़्यादा सही नहीं रहेगा, इसकी जगह एवरेज आपको कैसे करना चाहिए कि 1.10 गुणा 1.12 गुणा 1.18 और यहाँ डिवाइड में 3 करते हैं, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड में 3 करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरीके बता देता हूँ। या तो आप इसको इस तरीके से लिखिए, इसकी पावर 1/3 कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, क्योंकि गुणा किया है तो वापस इसका क्या होगा, इस तरीके से वापस सही करेंगे 1.10 इंटू 1.12 इंटू 1.18, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है n मतलब यहाँ पर 3। तो आप इसको चाहे ये लिखो 1.10 इंटू 1.12 इंटू 1.18, तो आप चाहे इस तरीके से लिखो, चाहे इस तरीके से लिखो, चाहे इस तरीके से लिखो। तो जहाँ पर कंपाउंडिंग होती है, जहाँ वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन वगैरह, अपन जैसे बात करते हैं पैसे वाला जो है वो पैसे आसानी से कमा सकता है। क्यों उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो सारा कम्युलेट होगा। समझ आ रही बात, वो डाइवर्सिफाई भी करेगा, मतलब अलग अलग तरीके के बिजनेस में पैसा लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्लियर है भाई। तो ये जो है ये इस तरीके से बातें चलेगी। तो ये जियोमेट्रिक मीन जो है वो क्या है, जहाँ पर वैल्यू जो वो कंटिन्यूस इंक्रीज होती जा रही है, पॉपुलेशन हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं तो, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इन केस के अंदर जो वो जियोमेट्रिक मीन जो वो आप इस्तेमाल करते हैं। क्लियर सर। यहाँ पर तो आप अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे ये तो हो गया 1.1 इंटू 1.12 इंटू 1.18, ये हो गया √3 1.45376, या फिर इसको ऐसे लिख दो
1.45376 की पावर 1/3, दोनों में से किसी भी तरीके से लिखो। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारे लिए बेसिकली किस तरीके से किया जाएगा। तो अगर एग्जाम में आएगा तो क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर पाएँ, कैलकुलेटर की मदद से तो फिर भी किया जा सकता है, लेकिन यूँ ही नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन जो वो कुछ हिंट देगा, या तो इसकी वैल्यू देगा या ऐसा कुछ देगा, या फिर इसको लॉग की मदद से किया जा सकता है। समझ पा रहे बात? तो इनका कंपैरिजन देख लें। जहाँ भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो वो क्या है, जहाँ सिंपल तरीके का ब्याज लेना है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये कैसा होगा, सीधा क्या करोगे, सिग्मा x अपॉन n, या फिर इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 xn की पावर सॉरी अपॉन n। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक मीन के अंदर x1 गुणा x2 गुणा x3 xn की पावर सॉरी रूट n। क्लियर है? अगर आपका ये तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज, अगर डिस्क्रीट होगी तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3, यहाँ से जाएंगे fn x और xn, ठीक है, डिवाइडेड बाय n कह दो या सिग्मा f कह दो, वही बात है। यहाँ जियोमेट्रिक मीन में क्या हो जाएगा, वही यहाँ पर n या सिग्मा f कह दो रूट के अंदर, और n ही बोलते हैं ना, कैपिटल n कह दो या सिग्मा f कह दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3। एक सेकंड, जगह थोड़ी सी छोटी पड़ रही है। xn fn, क्लियर है? और यहीं पर अगर आपका कंटिन्यूस सीरीज होती है तो अपन मिड वैल्यू लेते हैं, सेम वैसा वैसा मिड वैल्यू लेंगे। अगर वेटेड है तो f की जगह वेट लेते हैं, यहाँ पर भी वेट लेंगे। तो ये इसके बेसिकली फॉर्मूले तो आपको यहाँ पर पूरे समझ आ गए होंगे। क्लियर है? तो ये इस तरीके से जो है वो चलेगा, चाहे डिस्क्रीट है। अगर लॉग की मदद से भी इसको किया जा सकता है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई जो वो प्लस हो जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, जब डिस्क्रीट सीरीज आएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, समेशन करेंगे, समेशन ऑफ लॉग एफ और एक्स का। क्लियर? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बता दीजिए।
यहाँ तक में कोई डाउट है क्या भाई? ये फॉर्मूला है सारे सारे, एक सेकंड में एक कुछ देख लेता हूँ, 1 मिनट। तो ये सारी चीज़ें, और इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब समझिएगा, फॉर्मूले जो है इसके मतलब बड़े क्वेश्चन इसके आने के चांसेस कम रहते हैं। रीज़न ये है कि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, लॉग वगैरह का इस्तेमाल किए बिना इसको करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको इस तरीके से लॉग वाला फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बाकी इसमें ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है। अब इसके यूज जो वो ध्यान रखिएगा, यूज और इन पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। टू असर्टेन द अर्थमेटिक मीन ऑफ परसेंटेज, कि परसेंटेज अगर है तो उस केस के अंदर उनका अर्थमेटिक मीन लेंगे तो वो किससे लेंगे? जियोमेट्रिक मीन। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जब वैल्यू होती है, जैसे 10% बढ़े, 12% बढ़े, 25% बढ़े, तो यहाँ पर आप सिंपल जो अर्थमेटिक मीन है वो नहीं ले सकते। उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए, जहाँ परसेंटेज वगैरह हो तो वहाँ पर क्या करना होगा, आपको जियोमेट्रिक मीन लेना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे 100 है, 10% बढ़े तो कितने हो गए? 110। अब अगले साल 12% बढ़ेंगे तो 12 नहीं बढ़ेंगे, अगर 12% बढ़ेंगे तो 12 नहीं बढ़ेंगे, इसकी जगह कितने बढ़ेंगे? 110 पे 12%, मतलब कि कितना हो गया? 110 इंटू 0.12 कितने बढ़ेंगे? 13.2। तो 13.2 है, तो अगर इनको सीधा 10 और 12 का एवरेज करेंगे तो इस तरीके से नहीं होगा। इसकी जगह आपको क्या करना होगा? जियोमेट्रिक मीन को इस्तेमाल करना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इकोनॉमिक और बिजनेस सीरीज है वहाँ काम आता है, इंडेक्स नंबर में काम आता है, रेशियोज में काम आता है, रेट्स वगैरह में काम आता है। और ये एक इसकी बहुत ही बड़ी खासियत है, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे बहुत सारे चैप्टर के अंदर जब पढ़ेंगे तो जैसे उसके अंदर हर किसी ने मतलब कहीं पर किसी ने अर्थमेटिक मीन को यूज करके फॉर्मूला बनाए, किसी ने जियोमेट्रिक मीन को करके फॉर्मूला बनाए, किसी ने हार्मोनिक मीन। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो, जैसे फिशर के फॉर्मूले को सबसे ज़्यादा टेस्ट वगैरह के आगे फॉर्मूले आते हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फिशर को माना जाता है। उसका रीज़न जो है वो ये है कि ये क्या करता है? स्मॉल वेट टू लार्ज आइटम एंड लार्ज वेट टू स्मॉल आइटम। कोई अगर छोटा आइटम है, जैसे 2% है, तो ये इसको तो काफ़ी वेट देगा, और एक जैसे 100% है तो इसके वेट को क्या कर देगा? कम कर देगा। सर ये इससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, तो ये इसके इफेक्ट को कम कर देगा। और बहुत छोटी वैल्यू है जिसका बेचारे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उसका वेट बढ़ा देगा ताकि उसका इफेक्ट आए। सर किस तरीके से? क्यों? मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हिसाब से वो क्या कर देता है? आपस में इसको एडजस्ट कर देता है। भाई मल्टीप्लाई करके वापस क्या कर देता है? रूट कर देता है। तो जो बड़ी वैल्यू है उसका वापस क्या कर देता है? इफेक्ट कम कर देता है, और छोटी वैल्यू का इफेक्ट बढ़ा देता है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत, और ये इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कोई सीरीज है, जैसे ये 2, 4, 16 और 32। क्लियर? ये हो गया आपका x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3 और ये हो गया x4। अब समझिएगा यहाँ पर क्या करना है। अगर आपको जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 32 की पावर n का मतलब 4। कितना हो गया ये? 2 गुणा 4 गुणा 16 गुणा 32, ये आ गया आपका 8%। अब इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी देखिएगा। पहले इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि x1 इंटू x2
इंटू x3 xn तक, मतलब कि अपने यहाँ पर तो, और जियोमेट्रिक मीन का अगर आप n कर दोगे तो ये बराबर आएगा। सर मतलब जैसे यहाँ पर है 2, 4, 16 और 32, और ये क्या होगा हमेशा 8 आया जियोमेट्रिक मीन, इसके पावर n मतलब 4, तो ये कितना होगा 2 गुणा 4 गुणा 16 गुणा 32 की पावर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, और लॉजिकल भी है, कोई खास ऐसी इसमें बड़ी वाली बात ही नहीं है। जैसे ये अपन ने फॉर्मूला था, ये पहले एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, कोई खास बड़ी बात भी नहीं है। जैसे ये फॉर्मूला था, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, जियोमेट्रिक मीन बराबर 2 गुणा 4 गुणा 16 गुणा 32 की पावर 1/4 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। रूट है मतलब कि पावर 1/, ये अगर पावर इस साइड से इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 32। वही बात कह रहा है कि भाई अगर x1 x2 x3 और xn को गुणा करोगे, मतलब जहाँ तक का, और जियोमेट्रिक मीन का उतना ही n का रूट कर दोगे तो ये बराबर आएगा। ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जियोमेट्रिक मीन में डिवाइड कर दो जो जियोमेट्रिक मीन से x जो जियोमेट्रिक मीन से छोटे हैं, और गुणा कर दो अगर और कोई छोटा और है तो उसको भी, और ये बराबर होगा जो x बड़े हैं जियोमेट्रिक मीन से, डिवाइड कर दो जियोमेट्रिक मीन गुणा x। सर क्या कहना चाह रहे हो, मतलब समझ नहीं आया। 2, 4, 16 और 32, जियोमेट्रिक मीन कितना था 8, 8 से छोटे वाले जो है 8 डिवाइड बाय 2 गुणा 8 डिवाइड बाय 4 बराबर होंगे किससे, इसके बड़े वाले 16 बाई, जियोमेट्रिक मीन से बड़ा x कौन सा है 16 डिवाइड बाय 8, और उससे बड़ा कौन सा है 32 डिवाइड बाय 8। कितना हो गया ये 8/2 4, और ये हो गया 4 इंटू 2, और ये कितना हो गया 2 इंटू 4। क्लियर है। वैसे ये भी कोई खास इसमें है नहीं, बस उसने उसी को कहा है भाई जियोमेट्रिक मीन जो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, सबका इफेक्ट जो वो रूट करके ये बीच की वैल्यू लेके आ रहा है जो कंपाउंडिंग के हिसाब से। तो भाई अल्टीमेटली इसने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करके ही किया, मल्टीप्लाई करके रूट किया है, तो ये इससे कम वाले मल्टीप्लाई जो वो इस साइड में और बड़े वाले जो है इस साइड में, इनमें जियोमेट्रिक मीन डिवाइड में डाल दो और उससे नीचे वालों में जियोमेट्रिक मीन ऊपर डाल के ये इस तरीके से करो तो भी ये बराबर आएगा। ये इसकी सेकंड एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है। थर्ड एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी जो वो क्या है, ये कहता है कि भाई जिस तरीके से अरे सॉरी एक सेकंड, इसको आप इस तरीके से मत लिखिएगा, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, सॉरी है ना, ये इसको लॉग के हिसाब से लिख दीजिएगा। इसको ऐसे लिख दीजिएगा भाई, माफ़ कीजिए मैंने वहाँ गलत लिख दिया है। हाँ, थर्ड इसकी जियोमेट्रिक, इसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे दो क्लास थी कि इसका इस क्लास में क्लास ए और क्लास बी, इसमें स्टूडेंट्स जो थे वो 10 थे और इसमें 20 थे, और इसमें नंबर एवरेज मार्क्स जो थे वो अर्थमेटिक मीन जो था इसका 7 था और इसका 9 था। तो अगर कंबाइंड करते तो हम क्या कहते हैं 10 इंटू 7 प्लस 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20, इस तरीके से ही करते थे। क्लियर। तो ये आपका क्या आ जाता था, कंबाइंड मीन आ जाता था, अर्थमेटिक मीन। वैसा वैसा कंबाइंड जियोमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। समझ पा रहे बात, जिस तरीके से इसमें
कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे कंबाइंड यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन जो वो कैलकुलेट किया जा सकता है। सेम वैसा फॉर्मूला कि जो भी n1 है और जो जियोमेट्रिक 1 है उसको गुणा करके n2 और जियोमेट्रिक मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 इस तरीके से किया जा सकता है। ये सेम वैसा ये कह रहा है कि इस तरीके से कंबाइंड जो वो कैलकुलेट किया जा सकता है। सॉरी लॉग लिखना भूल गया यार सर। लॉग क्यों? लॉग से ही ये कैलकुलेशन होगी, बाकी होगी नहीं है। इस तरीके से इसका कंबाइंड भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और और एक ये कहता है कि सीरीज अगर दो है, एक ए है और एक सीरीज बी है। ये है जैसे 2, 4, 8 और 16, और ये है 3 और 3 9, 9 3 27, एक सेकंड में 3 9 3 इंटू 9 इंटू 27 इंटू 27 ये हो गया 729। ये दो सीरीज है। इसका अगर जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, और इस सीरीज का करोगे तो कितना हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन? 4 3 इंटू 9 इंटू 27 इंटू 729। इसका जियोमेट्रिक मीन कितना आ रहा है? 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16। 1 मिनट, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, 1 और 2, ओ सॉरी ये 32 है। 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 32, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 32, 1 मैंने सीरीज गलत लिख दी। दो इंटू 4 इंटू 16 इंटू 32, 1 और 2। इसका जियोमेट्रिक मीन आ रहा है 8। और यहाँ अगर करें 3 इंटू 9 इंटू, समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे इतने बड़ी आपकी कैलकुलेशन आएगी नहीं। 729 रूट और अंडर रूट, इसका आ रहा है कितना? 27। ये कह रहा है दो सीरीज अगर, और इन सीरीज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सीरीज ए इंटू बी, मतलब 3 इंटू 2 कर दो 6, 4 9 चौक 9 इंटू 4, 9 चौक 36, और 16 इंटू 27, ये कितना हो गया? 432। और ये हो गया 32 इंटू 729, 23,328। और इसका जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हो अगर 23,328 गुणा 432
गुणा 36 गुणा 6, 6 इंटू 36 इंटू 432 इंटू 23 328। कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो रही है मेरे को लग रहा है, 1 और 2, तो ये आएगा आपका 216। और आप करोगे 8 गुणा 27 तो भी आपका कितना आएगा 216। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि अगर दो सीरीज है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो उनका जियोमेट्रिक मीन जो वो क्या होगा, उनका जो जियोमेट्रिक मीन जो है कंबाइंड सीरीज का क्या होगा, मतलब जो मल्टीप्लाई करके जो सीरीज बनी उसका, तो जो उनका बेसिक जियोमेट्रिक मीन था उनका सीधा मल्टीप्लाई करो तो वही होगा। जैसे पहली सीरीज का 8 आ रहा है, दूसरी का 27 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों कंबाइंड करो तो दोनों को जियोमेट्रिक मीन को सीधा मल्टीप्लाई करते हो तो जितना आता वही उनका जियोमेट्रिक मीन आएगा। क्लियर? ये इसकी एक और प्रॉपर्टी, और इसमें एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी में क्या है, वैसा वैसा मल्टीप्लाई की जगह अगर आप डिवाइड कर देते तो डिवाइड के हिसाब से ये इस तरीके से सेम टू सेम वैसा वैसा डिवाइड हो जाती। क्लियर है? मेरिट्स इसके आसान से ये एवरेजेज ऑफ रेशियोज में एवरेज करना है तो ये काम आएगा। सर्टेन रिजिड एंड डिफाइंड वैल्यू, एक ही फॉर्मूला एक ही तरीके से वैल्यू करती है। लिस्ट इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, क्यों? क्योंकि बड़ी की वैल्यू को अपने आप ये क्या करता है, कम करता है। वैसे एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब सिर्फ बड़ी नहीं होता, बहुत ज़्यादा छोटी भी होता है। बैलेंस्ड वेट देता है, सोशियो इकोनॉमी वगैरह के अंदर काम आता है। सोशियो इकोनॉमी कौन सा होता है? सोशियो इकोनॉमी अगर आपने कई बार आरक्षण वगैरह के बारे में सुना होता तो सुना हो तो उसके अंदर बोलते हैं कि भाई आरक्षण जो है वो कास्ट बेस्ड की जगह सोशियो इकोनॉमिक होना चाहिए, तो मतलब सोसाइटी और इकोनॉमिक्स दोनों का मिक्स वगैरह ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो वहाँ भी ये ज़्यादा काम होते हैं। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट उन सब के होते हैं जिनके एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होती है। अर्थमेटिक मीन के थे तो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट अर्थमेटिक मीन का हो सकता है। जियोमेट्रिक मीन की एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है तो ये इसकी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो सकता है। और लिस्ट इफेक्ट ऑफ सैंपल चेंज, जैसे एक आध बढ़ भी जाएगा या कम हो जाएगा तो एकदम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई होकर वापस उसके हिसाब से रूट बढ़ चला जाएगा। जैसे 2 और 4 का कर रहे थे तो 2 गुणा 4 अंडर रूट 2। अब जैसे ही एक और वैल्यू आ गई 2 4 और 6 तो वैल्यू तो एक बढ़ जाएगी, जैसे 2 4 और 6 हो जाएगी, लेकिन यहाँ वापस रूट बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, उतना इफेक्ट नहीं आता। आप सिंपल किसी भी तरीके से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कीजिए 2, उसमें एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करके फिर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कीजिए तो एकदम से बहुत बढ़ जाएगा, जबकि जियोमेट्रिक मीन उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा। डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है, समझ आई क्या होगा? जीरो और नेगेटिव आइटम, अगर एक वैल्यू जीरो हो गई या एक वैल्यू नेगेटिव हो गई तो पूरा का पूरा जो है वो जीरो कर देगा, नेगेटिव कर देगा। जैसे 2 4 6 और एक वैल्यू जीरो है तो इसका जियोमेट्रिक मीन नहीं हो सकता, या फिर 2 4 6 और एक माइनस में आ गया 2 तो भी ये पूरी वैल्यू को माइनस में कर देगा। ऑल वैल्यू है जो नेसेसरी है, सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर एक भी वैल्यू पता नहीं होगी तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान नहीं है। क्लियर है? अब ये तो डीमेरिट्स वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक में आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ये है आपका जियोमेट्रिक मीन।
क्लियर है भाई? तो एक बार वापस रिवाइज कर लें फटाफट। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। अर्थमेटिक मीन जो है वो नॉर्मली कैलकुलेट होता है, तो हम क्या करते हैं, सबका जोड़ करके भाग कर देते हैं जितने नंबर हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे, उनका मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे n। सिंपल है, तो ये हो गया। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो सीधा कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं, उसकी इसमें लॉग की ही मदद लेते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स करके इस तरीके से कर देते हैं। वैसे नॉर्मल में भी हम कर सकते हैं एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स, क्योंकि लॉग लगाते से ये क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और या फिर एफ है तो सिग्मा लॉग एक्स इंटू एफ, जो भी है एक्स की जो लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको एफ से मल्टीप्लाई करके उनका सबका समेशन करके डिवाइड बाय एन कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ की जगह डब्ल्यू हो जाएगा अगर वेटेड कैलकुलेट करना है तो। और कंटिन्यूस है तो उसके इसके अंदर मिड वैल्यू को एक्स मान लेंगे। यूज क्या है, जहाँ परसेंटेज वगैरह हो, जहाँ सोशल बिजनेस वगैरह, पॉपुलेशन वगैरह, जहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का जैसा भी हो, इंडेक्स नंबर वगैरह, वहाँ पर ये काम का है। उसके अलावा इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है कि सारे जो है x1 x2 x3 xn तक के उनको मल्टीप्लाई कर दो तो वो बराबर होगा जियोमेट्रिक मीन की पावर n, जो कि सिंपल सही तरीका है, आप समझ भी चुके। और दूसरी इसकी है कि जियोमेट्रिक मीन में जो जियोमेट्रिक मीन से छोटे वाले x है उनका भाग देके उनको गुणा करो, और जो जियोमेट्रिक मीन से बड़ी वैल्यू उनमें जियोमेट्रिक को भाग देके उनका गुणा करो, तो वो आपस में बराबर आएंगे। मतलब कंबाइंड मीन जो है जियोमेट्रिक मीन बीच की वैल्यू है, अगर उनके प्रोडक्ट करके करें तो कंबाइंड जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसा नॉर्मली अर्थमेटिक मीन में होता है वैसा वैसा। अगर करना है तो एंटी लॉग n1 लॉग जो भी पहले का है और प्लस कर दो n2 लॉग जियोमेट्रिक मीन 2 और n1 n2 कर दो, दो सीरीज अगर, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जियोमेट्रिक मीन जो मल्टीप्लाई करने के बाद सीरीज है उसका जियोमेट्रिक मीन वही होगा जो दोनों का जियोमेट्रिक मीन सीधा जियोमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई करते हैं तो होता। और अगर वैसा वैसा डिवाइड करते हैं तो वो भी सीधा डिवाइड होगा। मेरिट्स में ये रेशियो में यूज होता है, और वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है। लिस्ट अफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू होता है। और सबसे इसका बड़ा जो है फ़ायदा वो ये है कि बड़ी वैल्यू का वेट कम कर देता है और कम वैल्यू का वेट ज़्यादा कर देता है। इस वजह से आगे इसकी इसी तारीफ की वजह से आगे इसके बहुत सारे गुणगान होंगे, इसको तब तो ताज दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि सबसे बढ़िया ये है। लेकिन ये कैलकुलेशन इसकी मुश्किल है, इस वजह से इसको कम यूज़ किया जाता है। फिशर ने इसको यूज़ किया था, इस वजह से फिशर की आज तक वाहवाही होती है, लेकिन कैलकुलेशन इसकी मुश्किल है। बैलेंस वेट देता है, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होते हैं क्योंकि इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है। और लिस्ट इफेक्ट ऑफ सैंपल चेंज डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है। जीरो और नेगेटिव आइटम आते से पूरे के वार्ड लगा देता है। अनरिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, अनरिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कैसे, जैसे 2, 4, 16 और 32 का जो है ये 8 आ गया। अब ये 8 जो इस सीरीज़ में नहीं है तो ये क्या मानी जाएगी, अनरिप्रेजेंटेटिव, जो अर्थमेटिक मीन में भी आ सकती है इसमें भी आ सकती है, तो ये अनरिप्रेजेंटेटिव। और ऑल वैल्यू नेसेसरी, सारी वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, समझने से आसान है नहीं, ये आपको लगा भी होगा। क्लियर है? तो ये आपका जियोमेट्रिक मीन है, इसको अच्छे से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर सुना उसके लिए।